जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज के इस पहले अपडेट पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों के लिए एक राहत की खबर है। क्या आपको पता है कि भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड का एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो समुद्र के ऊपर जान बचाने का काम करता है, जो सर्च एंड रेस्क्यू का बैकबोन है, वो पिछले एक साल से ग्राउंडेड था। और आज उसी हेलीकॉप्टर की वापसी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारतीय नौसेना की चिंताओं को दूर कर दिया है। और यह सिर्फ वापसी नहीं है बल्कि एचएएल की अग्नि परीक्षा का नतीजा है। मैं बात कर रहा हूँ नेवल ध्रुव एएलएच की, या यूं कह ले एएलएस ध्रुव के नेवल वेरिएंट की। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और उसको ग्राउंडेड क्यों किया गया था। जनवरी 2025 इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ध्रुव हेलीकॉप्टर एक मिशन के दौरान क्रैश हो जाता है। हादसा इतना गंभीर था कि पूरे नेवल ध्रुव की फ्लीट को तुरंत ग्राउंडेड कर दिया जाता है। भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों ध्रुव हेलीकॉप्टर को उड़ान से बाहर कर देते हैं। और ये ग्राउंडिंग 1 या 2 महीने की नहीं, 6 महीने की नहीं, बल्कि यूं कह लें भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे लंबी एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग्स में से एक थी। अब इसका ऑपरेशनल इम्पैक्ट भी काफी बुरा था। एएलएस ध्रुव कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि यह इस्तेमाल होता है मैरीटाइम पेट्रोल के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, सर्विलांस के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। जब यह हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन रुके तो सी रेस्क्यू में गैप आया, क्रू ट्रेनिंग प्रभावित हुई, नेवी और कोस्ट गार्ड को मजबूरी में जो लिमिटेड विकल्प थे वो अपनाने पड़े। अब बात यह आती है कि इसमें समस्या क्या थी जिसकी वजह से ये ग्राउंडिंग्स हुई। जांच में एक चीज सामने आया और एक क्रिटिकल वर्ड हमें सुनने को मिला, वो था ट्रांसमिशन सिस्टम का फेलियर। और इसी का सबसे अहम हिस्सा था श्वास प्लेट असेंबली। अगर हम इसको आसान भाषा में आपको समझाएं तो श्वास प्लेट वो सिस्टम है जो पायलट के हाथ की मूवमेंट को रोटर ब्लेड की मूवमेंट में बदलता है। यानी अगर श्वास प्लेट फेल हो जाता है तो फिर हेलीकॉप्टर पे से पायलट का जो पूरा कंट्रोल है वो भी खत्म हो जाता है। और आखिरकार नेवल ध्रुव में यही हिस्सा क्यों फेल हुआ, इसको लेकर के भी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। देखिए, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा नेवल इन्वायरमेंट जो कि बेहद हार्श होता है। यहाँ पर हमें साल्ट लेडन हवा देखने को मिलती है, यानी नमकीनी हवा देखने को मिलती है, हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है और जो कंटिन्यूअस वाइब्रेशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। अब जांच में ये पाया गया कि श्वास प्रेस असेंबली में फटिग और क्रैकिंग हो रही थी और मैरीटाइम इन्वायरमेंट में या मरीन इन्वायरमेंट में उसकी एंड्योरेंस पे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा था। और यही बना सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास इसको सुधारने के बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे। उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला ये था कि या तो पूरे हेलीकॉप्टर को शुरुआत से रीडिज़ाइन करना, या फिर दूसरा विकल्प था प्रॉब्लमेटिक पार्ट को, यानी जिस पार्ट में समस्या है उसको मजबूत बनाना। एचएएल ने दूसरा और समझदारी भरा रास्ता चुना। उन्होंने यहाँ पर क्या किया ये जानना भी ज़रूरी है। उन्होंने श्वास प्रेस असेंबली को रीडिज़ाइन और अपग्रेड किया, नए मटेरियल्स को इस्तेमाल किया, बेटर फटिग रेजिस्टेंस को प्राप्त किया, नेवल ऑपरेशन के हिसाब से इसकी ट्यूनिंग करी गई। यहाँ पर फोकस था कि जिस चीज़ को आप फिक्स कर सकते हैं उन्हें फिक्स करिए, ना कि पूरे प्लेटफॉर्म को अबेंडन कर दीजिए। यानी जो चीज़ फेल हुई है उसको फिक्स करिए, पूरे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर अबेंडन नहीं किया जा सकता था। अब आइए बात कर लेते हैं इसके रिटर्न टाइमलाइन की, जो भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड दोनों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। विंग्स इंडिया 2026 में एचएएल के सीएमडी डीके सुनील सर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि जो अपग्रेड का प्रोग्राम है ये मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। फ्लाइट क्लियरेंस अप्रैल 2026 में मिल जाएगी। इसके बाद नेवल ध्रुव की जो फ्लीट है इसको फेज्ड मैनर में, यानी चरणबद्ध क्रम में रिटर्न किया जाएगा। यानी 1 साल की खामोशी के बाद जो ध्रुव का नेवल वेरिएंट है उसका रोटर एक बार फिर से घूमेगा। और इंडियन एविएशन के लिए ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये इंडियन आर्मी में भी हैं, इंडियन एयरफोर्स में भी हैं, इंडियन नेवी में भी हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी हैं। यानी चारों सेवाओं में ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। और ये मामला दिखाता है कि इंडियनस डिज़ाइन में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सीख लेकर सिस्टम मैच्योर भी होता है। एचएएल ने प्रॉब्लम छुपाई नहीं, ब्लेम गेम नहीं खेला, इंजीनियरिंग सोल्यूशन निकाल करके भारतीय नौसेना की समस्या का निदान किया। अब यहाँ पर ये सिर्फ वापसी नहीं है, बल्कि ये है हमारे आत्मविश्वास की वापसी। ये है हमारे इंडियन एरोस्पेस जो सिस्टम है उसका एक कैपेबिलिटी प्रूफ कि हमने फेलियर से सीखने की क्षमता प्राप्त कर ली है, डेवलप कर ली है और इस क्षेत्र में वाकई हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब क्योंकि मशीन है, मशीन में खराबी आती रहती है, लेकिन हम फिर भी आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में हमें कभी भी कोई दुखद हादसे या दुखद इस प्रकार की घटनाओं की खबर सुनने को ना मिले।
आप इसके रिटर्न को लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में। देखिए, हम सब ये सुनते आ रहे हैं कि 5 तेजस मार्क 1A तैयार हैं, लेकिन अभी तक ये भारतीय वायुसेना को मिल नहीं पाए हैं। और एचएएल भी यही कहता है कि हम इसी फाइनेंशियल ईयर में इनकी डिलीवरी कर पाएंगे। लेकिन आखिरकार फिर इंडियन एयरफोर्स इनको अभी लेने से हिचक क्यों रही है? क्या तेजस मार्क 1A में कोई कमी है, या फिर ये सिस्टम की आखिरी परीक्षा है जिसको वो पास करने का वेट कर रहे हैं? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। एचएएल ने हाल ही में घोषणा करी थी कि 5 तेजस मार्क 1A तैयार हैं, मिसाइल फायरिंग हो चुका है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स रिलीज ट्रायल हो चुके हैं और सफलतापूर्वक जो टेस्ट है ये पूरे किए जा चुके हैं। और एचएएल का कहना है कि ये जेट इसी वित्तीय वर्ष में भारतीय वायुसेना को सौंपे जा सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मार्क 1 अल्फा एक नया वर्जन है। इसमें नया रेडार, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, बेहतर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पर अड़चन क्या आ रही है वो जानना जरूरी है। डिफेंस सोर्सेज ने एक और नया दावा किया है, जहां पर बताया गया कि वेपन ट्रायल्स का पूरा होना किसी इंडक्शन हो नहीं होता। यानी वेपन ट्रायल्स पूरे होने का कभी मतलब इंडक्शन पूरा होना नहीं होता। जेट को अभी भी कुछ फाइनल सर्टिफिकेशन का इंतजार है, क्योंकि यह फाइनल सर्टिफिकेशन फेज में है। और इंडियन एयरफोर्स के लिए अब ये सवाल नहीं है कि ये मिसाइल चली हैं इसमें से या नहीं चली हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जेट युद्ध में 100% भरोसेमंद है। और यहीं से एक बड़ा शब्द सामने आता है, एसक्यूआर। एसक्यूआर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं इस समय चल रही हैं। एसक्यूआर का मतलब होता है स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। ये इंडियन एयरफोर्स की बनाई हुई वो लिस्ट है जिसमें लिखा होता है कि फाइटर जेट असली जंग में कैसा परफॉर्म करेगा। एसक्यूआर में शामिल होता है फ्लाइट परफॉर्मेंस, इसके अलावा एवियोनिक्स एंड सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रिलायबिलिटी। जब तक ये सब साबित नहीं होता, इंडियन एयरफोर्स जेट को एक्सेप्ट नहीं करती। और इस समय जेट टेक्निकली तो रेडी है, लेकिन ऑपरेशनली क्लियर्ड है या नहीं, इस पर विवाद चल रहा है। लोग यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। टेक्निकली रेडी का मतलब होता है कि जेट बना हुआ है, उड़ सकता है, हथियार भी चला सकता है। लेकिन ऑपरेशनली क्लियर्ड का मतलब है कि ऑपरेशन इसके स्क्वाड्रन में तैनाती की जा सकते हैं, पायलट इस पर भरोसा कर सकते हैं और वार सिचुएशन में कोई सरप्राइज ना हो। और इसीलिए जब तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनली क्लियरेंस को प्राप्त नहीं कर लेता, इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन नहीं होगा। अगर हम इस पूरे मामले का सार बताएं तो वो यही है कि अभी यहाँ पर ट्रायल्स भरे पूरे हो चुके हैं, लेकिन जेट को फाइनल सर्टिफिकेशन का इंतजार है। और रिपोर्ट्स ऐसा इंगित करती हैं कि इसमें थोड़े डिले का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि डिले होगी या नहीं होगी, और अगर ये डिले हुई भी तो ये कुछ ही हफ्तों की डिले होगी, बहुत लंबी डिले हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये चीजें बताई गई हैं कि इस समय कुछ फाइनल सर्टिफिकेशन है जिनके होने के बाद डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। अब हो सकता है इसमें टाइमलाइन मिस भी हो जाए, हो सकता है कि उसी टाइमलाइन में ये डिलीवर भी कर दिए जाएं, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस समय क्रिएट हो चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।